नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम रतन टाटा जी के बारे में जानते हैं। रतन नवल टाटा जी की संपूर्ण जीवन गाथा। रतन टाटा जी सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि वह भारतीय कॉरपोरेट जगत के नैतिक मूल्यों, सादगी और राष्ट्र निर्माण के प्रतीक थे। उनका जीवन एक साधारण शुरुआत से लेकर एक वैश्विक दिग्गज का नेतृत्व करने तक दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और अटूट परोपकार की कहानी है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जन्म और परिवार। जन्म। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को तत्कालीन बॉम्बे, अब मुंबई, ब्रिटिश भारत में हुआ था। पारिवारिक विरासत। वह भारत के अग्रणी औद्योगिक घराने टाटा परिवार के सदस्य थे। वह टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के पुत्र थे। माता पिता और बचपन। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सुनी टाटा था। जब रतन टाटा मात्र 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। यह उनके जीवन का एक भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण दौर था। दादी का प्रभाव। इस अलगाव के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। उनकी दादी ने रतन टाटा के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें नैतिक मूल्यों, सादगी और विनम्रता के साथ जीना सिखाया। रतन टाटा ने हमेशा अपनी दादी के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। सौतेले भाई बहन। उनके पिता नवल टाटा ने बाद में सिमोन टाटा से दूसरी शादी की, जिससे रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा हैं। शिक्षा और विदेश में अनुभव। प्रारंभिक शिक्षा। रतन टाटा ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से पूरी की। उच्च शिक्षा। वह वास्तुकला, आर्किटेक्चर में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने 1962 में न्यूयॉर्क, अमेरिका स्थित कॉर्नेल विश्वविद्यालय, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कुछ वर्षों बाद उन्होंने 1975 में प्रतिष्ठित हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया, जिसने उनकी व्यावसायिक सूझबूझ को और निखारा। विदेश में कार्य। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय लॉस एंजल्स में वास्तुकला फर्म जोन्स एंड इमंस के साथ काम किया। पुरस्कार का नाम, वर्ष, महत्व। पद्म भूषण 2000, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पद्म विभूषण 2008, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मानद 2009, यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया गया सम्मान। लीजन ऑफ ऑनर मानद 2016, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 2. टाटा समूह में करियर की शुरुआत और संघर्ष। टाटा में प्रवेश 1962। विदेश में एक सफल करियर के अवसर होने के बावजूद वह भारत लौटे और 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए। उन्होंने अपनी शुरुआत एक ऊंचे पद से नहीं, बल्कि टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एक साधारण कर्मचारी के रूप में की। उनका शुरुआती काम चूना पत्थर को फावड़े से साफ करने और भट्ठी के पास काम करने का था, जो उन्हें जमीनी हकीकत से जोड़े रखने के लिए एक मूल्यवान प्रशिक्षण था। संघर्ष और प्रारंभिक नेतृत्व। 1970 का दशक। नेल्को 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का प्रभार सौंपा गया। यह कंपनी उस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही थी। रतन टाटा ने कंपनी में नई रणनीतियों, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से सुधार लाने की कोशिश की। हालांकि 1970 के दशक की आर्थिक मंदी और आपातकाल के कारण उन्हें कंपनी को पूरी तरह से पटरी पर लाने में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कंपनी को दिवालिया होने से बचाया और उसमें जान फूंक दी। एम्प्रेस मिल्स 1977 में उन्हें जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित एम्प्रेस मिल्स को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी मिली, जो उस समय बीमार इकाई थी। उन्होंने एक व्यापक पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की, जिसमें निवेश और आधुनिकीकरण शामिल था, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और ट्रेड यूनियन विरोध के कारण उनकी योजना को अस्वीकार कर दिया गया और अंततः मिल बंद हो गई। यह उनके लिए एक निराशाजनक लेकिन सीखने वाला अनुभव था। उत्तराधिकार और चयन। टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। यह वह पद था जहां उन्होंने समूह के भविष्य के लिए उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नए व्यवसायों को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वैश्विक नेतृत्व और कायापलट। 1991 से 2012 तक का दौर रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह के इतिहास का सबसे परिवर्तनकारी युग था। आधुनिकीकरण और पुनर्गठन।
विकेंद्रीकरण से एकीकरण। रतन टाटा ने समूह की कई कंपनियों को स्वायत्तता देने वाले पुराने मॉडल को बदलकर सभी कंपनियों को एक मजबूत टाटा ब्रांड पहचान के तहत एकजुट करने पर जोर दिया। प्रदर्शन पर ध्यान। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि समूह की प्रत्येक कंपनी अपने क्षेत्र में अग्रणी बने। उन्होंने उन कंपनियों को बंद कर दिया या बेच दिया जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही थीं। The global acquisitions. रतन टाटा ने टाटा समूह को भारतीय मल्टीनेशनल इंडियन मल्टीनेशनल से एक वैश्विक दिग्गज ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट में बदल दिया। अधिग्रहण का वर्ष। कंपनी का नाम। अधिग्रहण करने वाली टाटा कंपनी। महत्व 2000। टेटली ब्रिटिश चाय कंपनी। टाटा टी अब टाटा कंज्यूमर। भारतीय कंपनी द्वारा किया गया पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण। 2004। डेवो कमर्शियल व्हीकल्स दक्षिण कोरिया। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को वैश्विक वाणिज्यिक वाहन बाजार में स्थापित किया। 2007। कोरस यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी। टाटा स्टील। $12 बिलियन का यह अधिग्रहण उस समय तक किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। इसने टाटा स्टील को दुनिया की शीर्ष 10 स्टील उत्पादक कंपनियों में शामिल कर दिया। 2008। जगुआर लैंड रोवर JLR ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड। टाटा मोटर्स। फोर्ड मोटर्स से $2.3 बिलियन में अधिग्रहण। यह टाटा मोटर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ और समूह की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया। द ड्रीम प्रोजेक्ट्स। टाटा इंडिका। टाटा इंडिका 1998 रतन टाटा का पहला यात्री कार प्रोजेक्ट और भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कार। शुरुआती विफलता और आलोचना के बावजूद रतन टाटा ने हार नहीं मानी। जब उन्होंने फोर्ड मोटर्स के अध्यक्ष से इसे बेचने की पेशकश की तो उन्हें अपमानजनक प्रतिक्रिया मिली। इस अपमान को उन्होंने प्रेरणा में बदला और कुछ ही वर्षों में JLR का अधिग्रहण करके फोर्ड को करारा जवाब दिया। टाटा नैनो। टाटा नैनो 2008 उनका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसे उन्होंने आम आदमी की कार के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने भारतीय परिवारों को सुरक्षित सभी मौसम में चलने वाली कार देने का सपना देखा। यह कार व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई, लेकिन यह रतन टाटा की दूरदर्शिता और आम आदमी के लिए कुछ करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनी। कार्यकाल की उपलब्धियां। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व 40 गुना बढ़ा और लाभ 50 गुना बढ़ा। उन्होंने भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए एक उच्च नैतिक मानदंड स्थापित किया। 4. सेवानिवृत्ति, परोपकार और अंतिम वर्ष। सेवानिवृत्ति और उत्तराधिकार विवाद। सेवानिवृत्ति। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को अपने 75वें जन्मदिन पर टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। अंतरिम अध्यक्ष। अक्टूबर 2016 में बोर्डरूम में उत्पन्न हुए अप्रत्याशित विवाद के बाद साइरस मिस्त्री को पद से हटा दिया गया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने फरवरी 2017 में एन चंद्रशेखरन को पदभार सौंपे जाने तक समूह का नेतृत्व किया। मानद अध्यक्ष। इसके बाद वह टाटा सन्स और टाटा समूह की प्रमुख कंपनियों के मानद अध्यक्ष चेयरमैन इमेरिटस बने रहे। परोपकार और सामाजिक योगदान। रतन टाटा हमेशा मानते थे कि सच्चा व्यापार समाज की सेवा के लिए होना चाहिए। टाटा ट्रस्ट्स। टाटा समूह के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा लगभग 66% टाटा ट्रस्ट्स को जाता है। रतन टाटा लंबे समय तक इन ट्रस्ट्स के अध्यक्ष रहे और उनके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और कला जैसे क्षेत्रों में करोड़ों डॉलर का दान किया। स्टार्टअप में निवेश। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ओला, पेटीएम, स्नैपडील, अर्बन लैडर और कई अन्य युवा कंपनियों में अपने निजी फंड से निवेश किया, युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन और समर्थन दिया। निजी जीवन और दर्शन। अविवाहित रहना। रतन टाटा ताउम्र अविवाहित रहे। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ, लेकिन विभिन्न कारणों से वह शादी नहीं कर सके। लॉस एंजल्स में काम करने के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन भारत चीन युद्ध 1962 के कारण उनके भारत लौटने के फैसले ने उस रिश्ते को खत्म कर दिया। सादगी। अपार धन और शक्ति के बावजूद वह अपनी सादगी, विनम्रता और डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। प्रेरक विचार। उनका प्रसिद्ध उद्धरण था, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। पुरस्कार और सम्मान।
उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। निधन 9 अक्टूबर 2024। अंतिम समय अपनी वृद्धावस्था और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण रतन टाटा को अक्टूबर 2024 में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। विरासत उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। भारत सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान स्टेट ऑनर्स के साथ अंतिम विदाई दी। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली श्मशान घाट पर किया गया। रतन टाटा का जीवन अपने नैतिक मूल्यों, वैश्विक दृष्टि और मानवीय दृष्टिकोण के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शाश्वत प्रेरणा बना रहेगा। उन्होंने हमें सिखाया कि व्यापार का असली उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि राष्ट्र और समाज के लिए योगदान देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको रतन टाटा जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी रतन टाटा जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।